हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अल्तैब खान है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। पार्ट थर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि एंश्राइन करे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और जो कि गारंटी प्रोवाइड कराते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। और कोई भी लॉ अगर अप्लाई करा जाएगा इंडिया में वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंटली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सब सर्टेन कंडीशंस। मतलब कोई भी अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है फंडामेंटल राइट का तो सिटीजन डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस। तो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि हम इसे फंडामेंटल राइट क्यों बोलते हैं। इसके दो रीजंस हैं, क्योंकि ये एनश्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कि गारंटी करता है सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को। और द सेकंड रीजन इज ये जस्टिसेबल है। मींस अगर किसी भी राइट का वायलेशन होगा तो डायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब हम जानेंगे हिस्ट्री क्या रह चुकी है फंडामेंटल राइट्स की। पहली बार 1215 में जो पहला डॉक्यूमेंट था जो कि बात करता था ह्यूमन राइट्स की, जिसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, जो कि किंग जॉन के द्वारा लाया गया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स में भी इसकी बात की गई थी और 1776 में यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर चर्चा हो चुकी है। और 1789 में यूएस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आया। 1895 में पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिल क्रिएट करा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पास करी जो कि फेवर में थी ऑफ इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 1939 में कराची सेशन होता है जो कि प्रीसीडेड करा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जहां पे कांग्रेस ने अडॉप्ट करा था रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिनको हम यूडीएचआर के नाम से जानते हैं, वो आया। जो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि हमने बोरो कहाँ से करे फंडामेंटल राइट्स, तो उसका आंसर है कि हमने बोरो करे हैं फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रेरित होकर लिए हैं फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा है वो यूडीएचआर से प्रेरित होकर लिया है। ये बात मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कही गई थी। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंटेन करता है सारे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि दिए हुए हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया को और जो कि एश्योर करते हैं कि उन सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा सोसाइटी में। हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में दिया हुआ है। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें आर्टिकल 25 टू 28 में दिया हुआ है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमें आर्टिकल 29 और 30 में दिए हुए हैं। एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है और इसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, मतलब ये एनफोर्स करे जा सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 358 प्रोवाइड फॉर सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात करता है और आर्टिकल 359 प्रोवाइड्स फॉर सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के आने के बाद ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि हम सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं कर सकते। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट के बारे में। अगर आप नोट देखेंगे तो आप समझेंगे कि आर्टिकल 12 जो कि हमें फंडामेंटल राइट और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वो टेक्निकली फंडामेंटल राइट नहीं है। वो सिर्फ डिफाइन करता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या अथॉरिटीज आएंगी। जो भी हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से 35 तक, उसके अंदर जो भी वर्ड स्टेट आएगा तो उसका मतलब वही होगा जो कि आर्टिकल 12 के अंदर दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं कि स्टेट क्या होता है। स्टेट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the state, all local authorities and other authorities। फर्स्ट 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे और ये ऑब्वियस है कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो कि फर्स्ट पॉइंट बात करता है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर आता है। जो दिक्कत आती है वो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को समझने में आती है कि ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी या अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं करा गया है कहीं भी, बल्कि ये सिर्फ जुडिशरी ने जो डिसीजन दिए हैं उसके तहत हमने उन चीज़ों को स्टेट के अंदर माना है। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में आती हैं पंचायत जो कि पार्ट 9 में दी हुई हैं, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि पार्ट 9A में दी हुई हैं, और सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि पार्ट 9B में दी हुई हैं।
अदर अथॉरिटीज़ में हमारी सारी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वो होती हैं जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। ये सारी जो संस्थाएं हैं वो हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर आती हैं। एंड द एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त, जो कि हमारी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आते हैं। अब हम जानेंगे लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में। लोकल अथॉरिटीज़ को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन या बॉडी जो कि एक्सरसाइज करती है पावर टू कमांड। इन सिंपल लैंग्वेज कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है और उसको एनफोर्स करा सकती है सोसाइटी में, उसको हम अथॉरिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है और उसको एनफोर्स भी करा सकती है। एंड ऐसे ही लोकल अथॉरिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को भी ये पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकते हैं और एनफोर्स भी करा सकते हैं। लोकल अथॉरिटीज हमें सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 31 में ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में दिया हुआ है। जो टर्म है लोकल अथॉरिटीज वो हमें एंट्री नंबर 5 ऑफ लिस्ट सेकेंड ऑफ 7 शेड्यूल में देखने को मिलता है। लोकल अथॉरिटीज में इंक्लूड होती हैं सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक केस हुआ था अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें विलेज पंचायत को लोकल अथॉरिटीज माना गया था और हमें मीनिंग बताया गया था लोकल अथॉरिटीज का। जो दूसरा केस हुआ था मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी 1958 का, जिसमें डिफाइन करा गया था लोकल अथॉरिटीज को और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी, जो कि आर्टिकल 12 में दी हुई है। आरसी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि कौन सी अथॉरिटीज को हम लोकल अथॉरिटीज मानेंगे और एक टेस्ट प्रोवाइड करा था जिसकी मदद से हम जान सकेंगे कि कोई भी अथॉरिटी लोकल अथॉरिटीज के अंडर आएगी या नहीं आएगी। द फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होनी ही चाहिए और वो फंक्शन करनी चाहिए एक डिफाइंड एरिया में। मींस उसका जुरिस्डिक्शन तय होना चाहिए कि वो किस एरिया में उसका जुरिस्डिक्शन लगता है और किस जुरिस्डिक्शन में वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज उस अथॉरिटी के पास पावर होनी चाहिए कि वो रेज कर सके फंड ऑन इट्स ओन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वो अथॉरिटी एंजॉय कर सके ऑटोनॉमी आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। And the last point is it is entrusted by statute with function which are usually entrusted to municipalities. Now अब हम जानते हैं अदर अथॉरिटीज के बारे में। अदर अथॉरिटीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या आर्टिकल 12 या जनरल क्लॉजेस एक्ट कहीं पे भी अदर अथॉरिटीज का मतलब नहीं बताया है। सो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अदर अथॉरिटीज फॉल अंडर द स्कोप ऑफ स्टेट, द जुडिशरी हैज गिवन सेवरल जजमेंट्स एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिफरेंट केसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने इवॉल्व करा था प्रिंसिपल ऑफ इजिस्टम जनरस, जिसका मतलब होता है अ थिंग ऑफ लाइक नेचर। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं इसका इजिस्टम जनरस का मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जो कि सारे व्हीकल्स पे अप्लाई होता है। उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे सारे व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल कार, ट्रक, बाइक, टैक्सी एक्सेट्रा। लेकिन वो लॉ अप्लाई नहीं करेगा जितने भी एयर बेस्ड व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। तो वहाँ पे कोर्ट अप्लाई करेगी प्रिंसिपल ऑफ इजिस्टम जनरस। इस केस में ये बताया गया था सिर्फ वही अथॉरिटीज कवर होंगी अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में जो कि परफॉर्म करेंगी गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन। उसके बाद उजम्बाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था प्रिंसिपल ऑफ इजिस्टम जनरस को और कहा था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर कोई अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन तो हम उसको अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। लास्टली इन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था वो सारी अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आएंगी जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी स्टैट्यूट के द्वारा उनको पावर कंफर्म करी जाएगी। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी परफॉर्म करे या एंगेज करे गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन। एंड लास्टली द कोर्ट एम्फसाइज दैट इट इज इमैटेरियल दैट द पावर कंफर्म ऑन द बॉडी इज ऑफ अ कमर्शियल नेचर और नॉट। टेस्ट टू डिटरमाइन इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक टेस्ट बताया गया था ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई भी एंटिटी एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है या नहीं है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स बताए गए थे। द फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर उस कंपनी का सारा शेयर कैपिटल या उस कॉर्पोरेशन को ओ करा है सेंटर के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तब ये बताता है कि वो कॉर्पोरेशन या वो अथॉरिटी इंस्ट्रूमेंटेलिटी है स्टेट की। स्टेट चाहे तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। इन द केस ऑफ सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि ONGC, LIC एंड IFC ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि ये ज़रूरी नहीं है
स्टेट के लिए कि वो प्रोवाइड करे डायरेक्ट फाइनेंशियल एड उस कॉर्पोरेशन को। स्टेट चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है उसको टैक्स में एग्जेम्पशन या कोई अदर फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस उस कॉर्पोरेशन को। इस इनडायरेक्ट फाइनेंशियल एड भी एक रेलेवेंट फैक्टर है ये डिटरमाइन करने में कि वो कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंटेलिटी है स्टेट की या नहीं। द नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेट कंट्रोल। अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है परसेसिव कंट्रोल ओवर द एंटिटी या अथॉरिटी, तब भी ये माना जाएगा कि वो कॉर्पोरेशन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी है स्टेट की। द नेक्स्ट फैक्टर इज मोनोपोली। कुछ कॉर्पोरेशन इंजॉय करती हैं मोनोपोली इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट, क्योंकि स्टेट उनको प्रिवेंट करती है अदर कॉर्पोरेशन से फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट। Thus, if an entity enjoy monopoly status due to restriction imposed by law enacted by the state, then such entity is likely to be considered as an agency or instrumentality of the state. The next factor is function. जो नेचर है फंक्शन का जो कि परफॉर्म करा जा रहा है उस कॉर्पोरेशन के द्वारा या उस एजेंसी के द्वारा, वो भी एक रेलेवेंट फैक्टर है। अगर वो कॉर्पोरेशन परफॉर्म कर रही है या डिस्चार्ज कर रही है फंक्शंस से जो कि लार्जली रिलेटेड हैं पब्लिक नेचर से, तब भी ये माना जाएगा कि वो कॉर्पोरेशन इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी है स्टेट की। आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी AIR 1979 के केस में ये हेल्ड करा गया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है, और एक टेस्ट लेट डाउन करा गया था जो कि ये बताने के लिए कि कोई भी बॉडी एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटेलिटी है स्टेट की। द फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट आर द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब जो भी पैसा उसको मिल रहा है स्टेट की तरफ, वो उसका चीफ फंडिंग सोर्स होना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परसुएसिव स्टेट कंट्रोल। उस अथॉरिटी पे या उस बॉडी पे स्टेट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज गवर्नमेंटल इन द एसेंस, दैट इज विच पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है वो अथॉरिटी, वो इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के में होने चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन। जो भी डिपार्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो ट्रांसफर होना चाहिए उस कॉर्पोरेशन को या उस बॉडी को। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड। मतलब उस अथॉरिटी का जो भी स्टेटस है वो कन्फर्ड करा जाना चाहिए स्टेट के द्वारा और उसको प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए स्टेट के द्वारा। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब AIR 1981 के केस में ये बताया था कि कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के तहत, उसको एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट माना जाएगा और वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। हेंस जो भी कॉलेज हैं जो कि इस्टेब्लिश करे गए हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा, वो इस डेफिनेशन में आएंगे स्टेट की। क्वेश्चन अराइज होता है वेदर जुडिशरी इज अ स्टेट और नॉट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी जुडिशियल डिसीजन दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन जब भी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन या रूल बनाया जाएगा जुडिशरी के द्वारा इवन बाय सुप्रीम कोर्ट, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। एक केस था नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1967 एंड AR अंतुले वर्सेस RS नायक AIR 1980। ये हेल्ड करा गया था कि जुडिशरी जब भी कभी एक्सरसाइज करेगी जुडिशियल फंक्शन, तब वो अंडर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर नहीं आएगी। लेकिन जब भी कभी वो परफॉर्म करेगी रूल मेकिंग पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तब हम उसको अंडर आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर मानेंगे। मिस्टर एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ MP 2022। इस केस में ये बताया गया था कि अगर हाई कोर्ट फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, तब वो भी आर्टिकल 12 की डेफिनेशन के अंडर आएगा। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ें स्टेट मानी जाएंगी और कौन सी चीज़ें स्टेट नहीं मानी जाएंगी।